हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एंड आई होप आपने फर्स्ट वीडियो प्रॉपर्ली देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट वीडियो। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स या आप कह सकते हो अमाइंस चैप्टर में। अमाइंस जो ग्रुप वाले हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, क्या आई होप आपको याद भी होगा, कंप्लीट कर लिया था प्रिपरेशन। एंड उसका फंडा क्या था कि अगर हमें नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स बनाने, नाइट्रोजन कंपाउंड वाला बनाना है अमाइंस, तो दैट मींस आपके रिएक्टेंट में मस्ट बी नाइट्रोजन प्रेजेंट। तो हमने नाइट्रो लिया था, हमने साइनाइड, हमने आइसोसाइनाइड, एसिड अमाइड, हमने इन सब के थ्रू क्या किया था, प्रिपरेशन करना सीखा था किसका, अमाइंस का। ठीक है, कुछ की लिमिटेशंस भी थी कि प्राइमरी ही बनेगा, एलिफैटिक, एरोमेटिक, सारी कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि जो अमाइंस होते हैं ना, अमाइंस कह रहा है प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस, इन सब में मैं अगर बात करूं तो कह रहा है कि अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है बिकॉज नाइट्रोजन है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये बना सकते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक में बात करूं तो कार्बन एंड क्लोरीन भी पॉसिबल है। तो नाइट्रोजन है, दैट मींस ये एबिलिटी है टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कह रहा हूं कि देखो, प्राइमरी अमाइंस में ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस में एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन टर्सरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस होता है हाइड्रोजन एटम का। तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली वाटर के कंपेयर में, अल्कोहल के कंपेयर में कम, बट दे कैन एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स व्हाई प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दे हैव soluble in organic solvents। मतलब they have soluble in organic solvents doesn't mean they have soluble in water, है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में soluble नहीं होते, बट वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में soluble होते हैं। they have ability which they have ability to form hydrogen bond। तो जो लोअर सवाइन होते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली बल्की हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी कम होती जाएगी। आर ग्रुप अगर बल्की होता जाएगा, तो जो लोअर अमाइंस होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या आप इस बात को ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं कि प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस लोअर वाले दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट टर्शरी अमाइंस में बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन, तो इस वजह से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑब्वियसली आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वान डेर वाल फोर्स पे, वान डेर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है साइज पे। दैट मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्सरी, ऐसा कुछ लग रहा है ना, चलिए लग तो रहा होगा। तो लेकिन आपको ये पता है ना, वान डेर वाल फोर्स के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। लॉजिक तो यही था कि सर वान डेर वाल फोर्स में साइज बढ़ेगा एंड मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो सर ऑब्वियसली होना चाहिए। लेकिन अगर इक्वल मॉलिक्यूलर वेट का प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो, टर्सरी अमाइन हो, तो आपको अच्छे से पता है जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है साइज होता है छोटा। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और अगर प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वोलेटाइल कम होगा, इसीलिए ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी आपने नोटिस किया क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सिंपल है, ब्रांचिंग के बेसिस पे भी आप ऑर्डर समझ सकते हो। और वांडर वॉल के फोर्स किससे ज्यादा डोमिनेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली, तो उसके बेसिस पे भी तुम इसको अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, नॉट अ गुड बिग डील। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। क्यों बेसिक नेचर, सर इसमें ओएस तो है नहीं, हम बेसिक नेचर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों कोई सा भी अमाइन हो, दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव, और अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर है दैट मींस दे हैव एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर। और जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है, इट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लुईस बेस। इसका मतलब जो अमोनिया है डेरिवेटिव्स लाइक अमाइंस, वो उनके पास नाइट्रोजन है और लोन पेयर है, इसका मतलब वो डोनेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि हम बात करने वाले हैं बेसिक कैरेक्टर की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बेसिसिटी अमाइंस की हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस फेज और नॉन पोलर मीडियम, गैसियस फेज एंड नॉन पोलर मीडियम में। तो कह रहा है जो बेसिसिटी है अमाइंस की, बेस है, बेसिसिटी जो बेस है उसकी अमाइंस की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कॉन्जुगेट एसिड। आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पता है कि एसिड है, एक है बेस, एसिड क्या करता है,
एसिड क्या करता है, H प्लस लूज करने के बाद जो बनाता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। और बेस है जो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड। अब फंडा यही है कि अगर बेस स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक। और अगर एसिड, इसका उल्टा भी कर लेना, अगर बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग। सिंपल सा फंडा है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि एमाइंस की बेसिसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, बेस की क्या होगी, बेसिसिटी उतनी। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को समझना ध्यान से। बेस ने क्या किया, बेस ने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया, बना लिया कॉन्जुगेट एसिड, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो अमोनिया बेस है, अब अगर ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा क्या बनाएगा, NH4 कॉन्जुगेट एसिड। RNH2 है, ये भी H एक्सेप्ट कर ले, RNH3 प्लस एसिड है कॉन्जुगेट। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हर बार एक H प्लस H एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस एंड वो अपना बना लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, तो कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, अमाइंस की बेसिसिटी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, तो मैं क्या फंडा समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अगर मैं प्राइमरी अमाइंस लूं, आपने नोटिस किया प्राइमरी अमाइंस को रिएक्शन कराते हैं HX के साथ, आप अच्छे से जानते हो, उसके बाद नाइट्रोजन है H। और देखो इसका फंडा क्या है, इसकी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। H और X के बीच में बॉन्ड है, ऑब्वियसली X अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा और आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। क्या बन जाएगा, आर NH2 था, अब हो गया RNH3 पे प्लस और इस पे माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जैसे मैंने एलिफैटिक के साथ बोला, वैसे ही एनिलीन जो कि एरोमेटिक एमाइंस है वो भी प्राइमरी है, लेकिन है मेरा नाइट्रोजन जिससे अटैच है वो एक ही कार्बन है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये भी प्राइमरी एमाइंस है, इसने भी वही खेल सेम गेम होगा, ये भी इसको डोनेट करेगा, बना लेंगे NH3 प्लस NCl माइनस। इसको बहुत ध्यान रखना क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक, अब आपको ये अच्छे से पता है कि अगर मैं अच्छा बेस हूं, मैंने कहा कि बेसिक नेचर ज्यादा, तो मेरी केबी की वैल्यू क्या होगी, केबी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, वो भी ज्यादा है ना। तो आपको भी अच्छे से पता है एंड पी केबी क्या होगा, केबी का रिवर्स ही होता है पी केबी, तो पी केबी क्या होगा, कम। क्योंकि आपको पता है पी केबी मतलब माइनस लॉग केबी, तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर केबी ज्यादा तो ऑब्वियसली माइनस लॉग केबी क्या होगा, कम। ठीक, तो बेसिक नेचर कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केबी एंड पी केबी, ध्यान समझिएगा। वही सेम रिएक्शन है, RNH2 ने H2O के साथ किया तो ऑब्वियसली बना लिया RNH3 प्लस NOH माइनस। इस रिएक्शन के लिए अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखें तो क्या लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो RNH3 का पावर कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास NOH वाले का और अपॉन RNH2, वाटर सॉल्वेंट है तो उसको हम ऐसे भी निग्लेक्ट करते हैं, आप जानते होंगे जो एक्सेस में होता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो कह रहा लार्जर द केबी वैल्यू ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर द बेस, अभी प्रीवियसली डिस्कस किया, और स्मॉलर द केबी वैल्यू। तो ये बेसिक फंडा है एंड आई होप आप प्रॉपर्ली अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को समझिए। देखिए मैं एक पूरा अभी क्या बोलते हैं ना, जो भूमिका बना रहा हूं, मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, समझिएगा। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइजेस बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब प्लस है, आपको भी अच्छे से पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलिश करता है, प्लस आई वाला इफेक्ट। कह रहा था कॉन्जुगेट एसिड विद मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जो आप कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, आपने नोटिस किया हर बार H प्लस एक्सेप्ट करके प्लस चार्ज बन रहे थे, अब उससे जितना ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो इस हिसाब से ऑब्वियसली आप समझते होंगे, जैसे मैंने लिखा ये NH, अब अगर इससे R3 लगा है, 3 एल्काइल ग्रुप, और इसमें तो बहुत ज्यादा है। अगर R2 NH2 प्लस होगा उससे थोड़ा कम, RNH3 प्लस होगा उससे भी कम हो जाएगा, और सिर्फ NH3, इसमें तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, है ना, ये समझिए ना। तो दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है ये कि NH3 से ज्यादा ये सब बेसिक होंगे, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, है ना। भाई Na प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मुझे भूख लगी, मुझे खाना देने वाले 3 लोग हैं, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा स्टेबल हूँ। देन 2 लोग हैं ऑब्वियसली, फिर 1 है, फिर कोई नहीं है, उस बेसिस पे मैंने ये ऑर्डर डेवलप किया अमाइंस का, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे। और मैं पहले भी ये लाइन बता चुका हूं कि अमाइंस की जो बेसिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, अब बात करता हूं इसका मतलब फंडा क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया वो ये हो गया सिंपल, इथर 3 2, ये एक यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ H है NH4 प्लस। ठीक है, ये भी कॉन्जुगेट एसिड है, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है, इसका अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड का ऑर्डर तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। कह रहा है बेसिसिटी एंड स्टेबिलिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, अगर
स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो ऑब्वियसली फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये कॉन्जुगेट एसिड्स के ऑर्डर थे तो इनके बेस के ऑर्डर यही होंगे ना बेसिक स्ट्रेंथ का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड फिर फाइनली NH3। वो कॉन्जुगेट एसिड्स है, ये मैं लिख रहा हूं उनके बेसिस, एक एक एच कम करके लिख दिया मैंने, सिंपल। ठीक है, अब वो गैसेस फेज में था, गैसेस फेज में क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर अमाइंस की 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमाइन मतलब अमोनिया। अब मैं एक्वस मीडियम में बात करता हूं, समझिएगा मेरी बात। कह रहा है एक्वस मीडियम में क्या है, क्योंकि एक्वस मीडियम में तो अमोनिया क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चक्कर में पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। तो कह रहा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होगा बिटवीन सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। इसकी वजह से क्या कॉन्सेप्ट आ गया, सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। किसका कॉन्सेप्ट आ गया, सॉल्वेशन का। और यहाँ पे फंडा क्या कहता है, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी। अब सोच के देखो प्यारे बच्चों, सोच के देखो, कह रहा है एक्वस मीडियम का फंडा समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैंने बोला आपसे कि अगर मैं 1 डिग्री हूं, है ना, मेरे पास देखो कितने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन है, मतलब मैं 3 टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हूं। 2 डिग्री हूंगा तो 2 ही बार बना पाऊंगा। ये कॉन्जुगेट एसिड्स के बारे में बात हो रही है। अगर 3 डिग्री हुआ तो एक ही बना पाऊंगा। इस हिसाब से तो यार सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पर अगर मैं बेसिसिटी या अमाइंस की बात करूं तो ये उल्टा हो गया, है ना, ये तो उल्टा ही हो गया भाई। 3 डिग्री वाले में तो एक ही एच है जो बना पाएगा, है ना। तो सॉल्वेशन के बेसिस पे जो ऑर्डर आया बेसिसिटी का वो जस्ट अपोजिट आ गया, प्लस आई इफेक्ट के कंपेयर में उल्टा हो गया ना। देखो बेसिसिटी की अगर बात करूं तो कॉन्जुगेट एसिड का ऑर्डर ये आ गया, पहले अमोनियम, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री, जस्ट अपोजिट हो गया प्यारे बच्चों इंडक्टिव का, है ना। तो फंडा क्या कहता है समझिए, फंडा कहता है यार कि गैसेस मीडियम में अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ये है, इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है स्टेबिलिटी। अगर मैं पोलर मीडियम में आऊं तो दोनों ही डिसाइड करने लगेंगे भाई। इंडक्टिव कहेगा ये 3 2 1 एन अमोनियम आयन, और मीडियम है ना, वाटर है, तो उसके बेसिस पे हो जाएगा भैया अमोनियम, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दोनों ही डिसाइड करेंगे। इंडक्टिव और सॉल्वेशन दोनों ही डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड्स की भी, इन शॉर्ट कह सकते हो बेस उसकी अमाइंस की बेसिसिटी दोनों ही। तो अब सॉल्वेशन एंड इंडक्टिव एक दूसरे को क्या करने लगे, अपोज करने लगे। तब क्या किया जाए, तो भैया इसका मतलब ये निकल के आया कि जो बेसिसिटी अमाइंस की है पोलर मीडियम में मतलब वाटर के साथ, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन, और तीसरा फैक्टर आ गया क्या, स्टीरिक हिंड्रेंस, है ना। ऑल द थ्री डिसाइड द स्टेबिलिटी, या आप कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। तो एक्सपेरिमेंटली क्या नोटिस किया गया, ये तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकली बात हुई, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। तो कहा बात क्या हुई कि अगर आपका एमाइंस, जैसे हम लिखते हैं ना आर, हर बार आर लिख रहे हैं, तो अगर कह रहा है कि आर अगर CH3 लिया तब जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। और अगर आर C2H5 हुआ तब ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल डाटा। भाई थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअल अगर बात करूं तो आई इफेक्ट के बेसिस पे अलग कॉन्सेप्ट था, 3 2 1 एंड अमोनियम आयन। अगर सॉल्वेशन के बेसिस पे बात करूं तो अमोनियम आयन 1 2 एंड 3। लेकिन अब कह रहा हूं मैं वो गैसेस फेज में था, लेकिन अगर मैं पोलर में आ गया मतलब मैं एक्वस मीडियम में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट अलग हो रहा है। गैसेस में तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था, उसमें कोई बट ही नहीं था, है ना। लेकिन एक्वस फेज में दोनों का कंडीशन अलग अलग हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है कि अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल होगा तब तो ऑर्डर है 2 1 3 एन अमोनिया, इथाइल है तो 2 3 1 एन अमोनिया, ठीक। इफ द सॉल्वेंट नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली, तो हम नहीं मेंशन नहीं होगा तब भी हम मानेंगे कि इट इज अ पोलर मीडियम। पोलर मीडियम मतलब हमें इसी बात को अपने जहन में अच्छे से रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। देखिए जितनी भी पिछली बातें अभी तक मैंने की वो सब भूमिका बांध रहा था, मेन कहानी यही है तुम्हारे सामने। क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्चुअल चलूं तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है कि भैया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ये है, अगर आर हुआ मिथाइल तो ये 2 1 3 एन अमोनिया, इथाइल हुआ तो 2 3 1 एन अमोनिया, ठीक है चैंपियंस, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिएक्शंस ऑफ एमाइंस, तो कह रहा सिंपल सा फंडा, ये हम अच्छे से जानते हैं, हमने अब जीओसी पढ़ी हुई, इतना आइडिया तो है ही कि यार देखो बेसिक नेचर है ना। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्लस आई या प्लस एम होगा उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी, और और जितना ज्यादा माइनस आई और माइनस एम होगा तो ऑब्वियसली वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा।
मुद्दतों से पढ़ते आए हो, तुम जानते हो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या प्लस एम दोनों के होता है, और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम, है ना। तो आप अच्छे से ये बात समझते हो। तो अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं, चैंपियंस ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, ये है आपका क्या, एनिलीन, उससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, हमें नहीं पता, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, ये बेस था, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, बना लिया क्या, कॉन्जुगेट एसिड। अब कह रहा है अगर ये G सिर्फ H हुआ तब तो ये चलो H है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, समझ में आता है। लेकिन अगर ये GCH3 हुआ तो ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट, है ना। तब क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट। OCH3 हुआ तो माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, Cl हुआ माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, NO2 हुआ माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं वही मीजोमेरिक के चक्कर में, तो CH3 क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, कर सकता है भाई। OCH3 प्लस एम इफेक्ट देता है, माइनस आई लेकिन प्लस एम, है ना। Cl माइनस आई लेकिन प्लस एम, और NO2 माइनस आई और माइनस एम, दोनों ही चलो समझ में आता है। तो अब फंडा क्या कहता है, समझना इस बात को कि कैसे तुम डिसाइड करोगे क्या करेक्ट है। तो फंडा कहता है कि देखो प्लस आई एंड प्लस एम तो इंक्रीज करेगा बेसिसिटी, माइनस आई माइनस एम डिक्रीज करेगा बेसिसिटी, और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, इनमें इनमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, कह रहा है ऑर्डर तो सर होगा सी बी डी ए और ई, सबसे ज्यादा अगर बेसिक होगा तो कौन होगा, सी। तो क्यों भैया, प्रॉब्लम क्यों, तो भैया सुनो, जब इंडक्टिव इफेक्ट भी हो और मीजोमेरिक या मैं कहता हूँ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है, इस वजह से सबसे ज्यादा कौन होगा, सी। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस आई था तो बी हुआ, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर कौन आया, माइनस आई, यहाँ पे भी तो प्लस एम है तो डोमिनेट करेगा, इसीलिए बी के बाद कौन आया, डी। ठीक, सी बी और फिर डी। अब कौन आया, ये विड्रॉइंग है, NO2 क्या है, सिर्फ माइनस आई और माइनस एम दोनों ही मतलब विड्रॉइंग, मतलब ये तो एसिडिक हो गया ना, इसलिए सबसे लास्ट में, और उसके पहले कौन आ गया, ये वाले भाई साहब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है ना। समझ गया कैसे अरेंज करना है, ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझने के लिए था, है ना। और अगर आपको लगता है इंडक्टिव मीजोमेरिक रेजोनेंस ये तो मेरे को आता ही नहीं, तो प्लीज अपने ऐप में, अब जहां भी आप पढ़ रहे होंगे आप वहां पे पहुंचे, क्लास 11th में जीओसी पर पहुंचिए और ये सारी बातें वहां पे डिस्कस हुई होंगी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलो आपने ये समझ लिया, वेरी गुड। अब कह रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड RX, और एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ RCOX एसाइल हैलाइड। अब हमें वही पढ़ना है, तो हमने लिया RNH2, हमने ऐड कर दिया क्या, RX, दोनों R को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने डैश रख लिया क्या, R डैश X। तो होगा क्या, फंडा पे आते हैं। तो कह रहा है कि ये क्या होगा, फिर से लड़ाई हुई, आर और एक्स के बीच में लड़ाई होगी, एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, आर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तुरंत एन कहेगा लो भैया लोन पे डोनेट कर रहा हूँ, ये जुड़ गया आपस में, है ना, जुड़ गया यहाँ से। तो ये क्या बन जाएंगे, आर एन से एक और आर जुड़ जाएगा, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन निकलेगा और इसके साथ कल्टी HX, और ये क्या बन गया, प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन था, और जब एल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन किया तो 2 डिग्री अमाइन हो गया, दैट इज एल्काइलेशन। सेम फंडा एसाइलेशन में चलेगा, सेम फंडा कहाँ चलेगा, एसाइलेशन में। फिर लड़ाई होगी अब किसके बीच में, ऑब्वियसली CnCl के बीच में, ये किसको डोनेट करेगा, इसको। तो अब RNH और ये पूरा जुड़ जाएगा, R डैश C के साथ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड हो और इससे R डैश, देखो ये पूरा तुम्हारे सामने है, कोई टेंशन नहीं, समझो बहुत फंडा बड़ा क्लियर है, आप आराम से कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझो। तो हाँ लड़ाई होगी, लोन पेयर है तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, डोनेट करने के लिए जुड़ जाएगा, डोनेट करना मतलब बॉन्ड बन जाना, तो यहाँ 2 डिग्री बन गया, यहाँ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया, है ना? तो ये प्रोसेस कहलाई एल्काइलेशन और ये प्रोसेस क्या कहलाई, एसाइलेशन। फंडा क्लियर रखिए, एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नोन एज एल्काइलेशन एंड एडिशन ऑफ एसाइल हैलाइड इज नोन एज एसाइलेशन, ठीक है, सिंपल है। फिर आता है हिंसबर्ग टेस्ट, पहले तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ते हैं, बट ये अमाइंस को डिफरेंशिएट करने में भी काम आएगा। हिंसबर्ग टेस्ट क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट द डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस। ठीक, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं बेंजीन SO2 से Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं बना देता हूं अगर आपके दिमाग में ऐसा है, टेंशन मत लो। ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है।
सिंपल। अब बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जो है वो 1 डिग्री के साथ कुछ अलग ऑब्जर्वेशन देता है, 2 डिग्री के साथ अलग देता है, 3 डिग्री के साथ अलग देता है। कैसे देता है बस वही समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। रिएक्शन बड़ा छोटा देख के तो घबराना ही मत, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़ो, बहुत आसान होता है रिएक्शन। ऑर्गेनिक भी रट्टा वट्टा नहीं है, देखो मैं हर बार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से समझे। लोगों के वीडियो आपको स्पीड बढ़ा के देखने पड़ते होंगे, टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी स्पीड बढ़ा के बात करता हूँ। मेरा वीडियो अगर तुम्हें ज्यादा तेज लगे थोड़ा स्लो करके देखना, है ना। चलो देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, कैसे करता है, कैसे हाउ इट रिएक्ट। तो कहता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करता है, प्यारे बच्चों 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। Cl जो है, Cl जो है उसके एक H के साथ निकल जाएगा, HCl बना के। अब सोच के देखो बचा क्या, पूरा RNH जोड़ गया, देखो ये देखो जुड़ गया। अब ये जो बना है ना कंपाउंड एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, मैं एक एक रिएक्शन लिखता हूं वरना तुम्हें लगेगा ये क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आया, लिखता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने इसलिए बोला घबराना नहीं। ये देखो है SO2, ये Cl, इसमें कौन आके जुड़ा, RNH2, तो मैं इसे लिखता हूं HNHR, ये हो गया RNH2। जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ से HCl लेता है अल्टी, और ये पूरा का पूरा S से जाके यही भाई साहब जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद भी कंडीशन देखो अपनी, घबरा मत जाना ये क्या रिएक्शन है बुक में, तो मैं इसलिए तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ये देखो S, ऊपर O नीचे O, यहाँ अब क्या जुड़ गया, ऑब्वियसली अब HCl निकल गया, बॉन्ड किसके साथ बना है, N के साथ, N है, इसके ऊपर H है, इधर क्या लगा हुआ है R। यही है आपका एन एल, देखो एन एल्काइल, और ये क्या था, देखो C6H5SO2, इसको बोलते हैं, एक मिनट, SO2। आपने एक नाम सुना ना बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, तो मैंने क्या बोला, ये NH2 था एक्चुअली, है ना, उसके H को हटा के मैंने R लगा दिया, है ना? तो बस अब उसका नाम मैंने बोला एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दैट इज सॉल्युबल इन NaOH, दैट इज सॉल्युबल इन NaOH, ठीक है, ये सॉल्युबल होता है NaOH में, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट्स वाई। दूसरा जो हमने रिएक्शन किया फिर से यही सेम फंडा होगा, ध्यान रखना, फिर से HCl निकल जाएगा, है ना, और अब क्या बनेगा, एन एन डाई एल्काइल, चूंकि ऑब्वियसली अब यहाँ पे भी H नहीं रहा होगा, ऑलरेडी पहले से 2 R थे, एक H तो इसके साथ निकल गया दूसरे वाले में, तो बना एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। चूंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, सोच के देखो ना, अगर यहाँ 2 डिग्री होता तो मैं क्या लिखता, HNR होता ना, तो ये दोनों और R होते, H बचा ही नहीं होता, तो नाम क्या हो जाता, एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। चूंकि इसमें H नहीं होता इसलिए वो सॉल्युबल नहीं है, और तीसरे में तो भाई रिएक्शन ही नहीं होती, सोच के देखो H ही नहीं है तो HCl निकलेगा कैसे, है ना। तो हिल्सबर्ग टेस्ट से बड़ी आसानी से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे यार, अपने हिल्सबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ट्रीट कर दो, 3 सैंपल है तुम्हारे पास, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है विच इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी, विच इज टर्शियरी, तीनों में हिल्सबर्ग रिएजेंट ऐड करो, जहां पे कंपाउंड मिले वो सॉल्युबल हो NaOH में 1 डिग्री, कंपाउंड बना बट नॉट सॉल्युबल इन NaOH 2 डिग्री, रिएक्शन ही नहीं हुई 3 डिग्री, ठीक, हेलो, है ना, सिंपल है, समझ में आ गया, ओहो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये नहीं, ये तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है, हम नहीं बात करता उस बारे में, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, सिंपल है, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, ठीक है। दूसरा भी है एक तरीका, वैसे तो समझो ये केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, लेकिन नाइट्रस एसिड से भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, समझाता हूँ कैसे, बहुत ध्यान सुनना। HNO2 जानते हो नाइट्रस एसिड टेस्ट कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, फोकस्ड। जब HNO2 को ट्रीट कराते हैं किससे, 1 डिग्री अमाइन के साथ, तो वो क्या बनाता है, पहले इंटरमीडिएट बनाता है, फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में, है ना, साथ में N2 और H2 निकल जाते हैं, डाइजोनियम बन जाता है ना एक्चुअली, डाइजोनियम, है ना, RN2 ऐसा बन जाता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ठीक। जब हम 2 डिग्री वाले के साथ कराते हैं तो बनता है N नाइट्रोसोअमाइन, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है। जब हम 3 डिग्री के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये वाला कंपाउंड, जो हीट करने के बाद इसमें चेंज हो जाता है ना। तो सिंपल देखो, मैंने बोला ना 1 डिग्री का डाइजोनियम सॉल्ट बनता है डाइएजोटाइजेशन के थ्रू, जो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में,
HNO2 के साथ 2 डिग्री वाला क्या बना लेता है, N नाइट्रोसामाइन येलो कलर का लिक्विड बना लेता है। एंड 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ आप कह लो ऐसे कि एक नॉर्मल सा कोई मतलब रिएक्शन हो रही है। मैं अभी तुम्हें करके रिएक्शन दिखाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो करे अचानक कैसे हो गया, मैं सिखा रहा हूँ। हौले 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 फंडा चल, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि R into X ले लेता हूँ समझाने के लिए, ये क्या है, एल्काइल डाइजोनियम हैलाइड, और एक होता है Ar into X, ये है एराइल डाइजोनियम हैलाइड्स, है ना। कौन ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली एराइल होगा। आपको अच्छी, इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना आइडिया तो लगी है यार कि जैसे ही एरोमेटिक वर्ड आए समझ लेना ज्यादा स्टेबल। तो वही ये बात लिखा है कि एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दे कैन फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई। सिंपल। अब मैं ये रिएक्शन तुम्हें समझाता हूँ कैसे लिखा जाता है, टेंशन मत लो। तो अब चूंकि ऊपर तुम्हें समझाना है तो मैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन समझाता हूँ, मेरी बात समझना। कहता है जब अमाइन रिएक्शन करता है किसके साथ, HNO2 के साथ, है ना, तो कंपाउंड ये बन जाता है। अभी मैंने लिखा था R N डबल बॉन्ड N उसके ऊपर प्लस। अब यहाँ हेलाइड है तो X लगेगा, लग जाएगा हेलाइड अगर बनेगा तो डाइएजोटाइजेशन का मतलब डाइजोनियम बनाना, डाइजोनियम बनाना डाइएजोटाइजेशन। लेकिन ये जो है भाई साहब वो अनस्टेबल है ना, इसलिए टूट जाता है किसमें, ROH में, और N2 अलग हो जाता है, ठीक, और H2 तो चलो था ही। अभी समझ में आया क्यों HNO2 ने 1 डिग्री के साथ अल्कोहल बनाया, 2 डिग्री के साथ नाइट्रोसामाइन येलो कलर का लिक्विड फॉर्म किया है ना। क्लियर, फंडा चला। चलिए, तो डाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन प्राइमरी अमाइंस का आपने सीख ही लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, समझा ही दिया मैंने। अगर मान लो ये एरोमेटिक होता तो कुछ ऐसा होता, ये एनिलीन NH2, इसने रिएक्शन किया HNO2 के साथ, डाइएजोटाइजेशन हो गया, HNO2 सॉरी, है ना। साथ में लिख लेना, कभी कभी आपने ऐसे लिखा होता है NaNO2 प्लस HCl एंड टेम्परेचर, वो भी वही है, मतलब NaNO2 और HCl जब रिएक्शन करेंगे तो HNO2 ही बनेगा ना। तो डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस है, और यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम बन जाएगा ऐसे, ये बेंजीन डाइजोनियम, है ना। मान लो अगर मैं यहाँ पे HCl भी लेता हूँ प्लस HCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। वहाँ पे अगर वहाँ पे भी HCl लेता हूँ तो ये क्लोराइड बन जाएगा। क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए ब्रेक डाउन हो गया, उसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, इट्स फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। एरोमेटिक है वैसे भी समझो। तो कह रहा है, मेरी बात सुने आप ध्यान से चैंपियंस, कह रहा है जो एल्काइल, ये देखो ना, R के ऊपर प्लस है, मैं बोल सकता हूँ कि कार्बोकैटायन, है ना। तो कह रहा है R प्लस कैन रीअरेंज टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। R एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। एराइल डाइजोनियम ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिसिटी के साथ। वही सेम लाइंस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में, मगज मगज में घुस जाए ये बात, ठीक है। अब आता है डाइएजो कपलिंग, ये फंडा क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है अमाइन की, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। डाइएजो कपलिंग का फंडा समझिए। ये कह रहा है कि जब डाइजोनियम सॉल्ट्स रिएक्शन करता है किसके साथ, लाइक ये बेंजीन का एक कंपाउंड है जिसपे क्या लगा हुआ है, जी, जी, ठीक है। ये है बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम आयंस बोल देता हूं मैं तुमसे। और ये क्या है, जी, देखो अल्कोहल भी हो सकता है, मतलब OH ग्रुप हो तो फिनॉल हो जाएगा, NH2 हो तो एनिलीन हो जाएगा, है ना। जब ये रिएक्शन करेंगे तो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उस फंडे को समझाने के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। तो ये होगा क्या कि यहीं पे ये वाले जो भाई साहब हैं इन्हीं के साथ आके जुड़ जाएंगे, AR N जो भी प्लस है वो हटेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड होके ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा तुम्हारे साथ। अब कह रहा है ये जो जी होंगे, जैसे मैंने तुम्हें एक ही बार में बता दिया, ये OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, उसका फंडा बता दूं तुम्हें। कह रहा जी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब जो भी यहाँ पे होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, दैट मींस दे हैव लोन पेयर, शॉर्ट में समझो तो, है ना। मतलब वो क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए उसके पास, ठीक, ठीक। अब सोचिए, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया था फिनॉल तो यहाँ लग जाता OH, अगर मैंने लिया होता यहाँ पे एनिलीन तो यहाँ क्या लग जाता NH2। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब डाई है, डाई, ऑरेंज डाई, येलो डाई, ये सब फॉर्म हो जाते हैं, ठीक, ठीक, हाँ, टेंशन मत लो। जब थोड़ा भी मुझे मुझे लग जाता है कि तुम लोग कभी कभी गड़बड़ हो रहे हो तो डोंट वरी। अभी आपको पता है हर सब चैप्टर में प्रैक्टिस शीट आएगी लास्ट में, प्रैक्टिस वीडियो, वहां पे सारी बातें और क्लियर कर दूंगा। अभी तो अपने दिमाग में इमेज बनाओ, एक एक करके रिएक्शन पढ़ो। कार्बेलियम रिएक्शन,
वो याद आएगा कुछ, वो गंधेली वाली रिएक्शन सब कुछ बनता था स्मेल स्मेल वाला। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन का टेस्ट कर सकता है। क्यों? और इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है? ये डाइक्लोरोकार्बीन। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे, वैसे तो अभी तुम बोर्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो नहीं पढ़ना है तुम्हें, लेकिन अगर आप मेरे से बात कर रहे होते, मैं आप नीट और जेई लेवल की क्लासेस ले रहा होता, तो मैं आपको कार्बाइल एमीन रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म बताता, और मैकेनिज्म में आपको दिखाता कि ये देखिए ये बना है इंटरमीडिएट। फिलहाल में जहन में बैठा लीजिए कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन में ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ना, ये क्या है? ये है इंटरमीडिएट, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। जो जब भी कोई प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म विद KOH, ये एजेंट है, याद रखिएगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शन जब भी होता है, इसको देख के पहचान जाना कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो हो क्या जाता है, ये बन जाता है अमाइंस आइसोसाइनाइड में, ये RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड, या इसी को ही बोलते हैं कार्बाइल एमीन। इसी की स्मेल होती है प्यारे बच्चों, फाउल स्मेल। ठीक, और भाई ऑब्वियसली के था तो KCl बना लेगा, वाटर एंड ऑल, तो ये तो क्लियर सी बात है। तो इसीलिए हम इसको, अब ये ऐसा नहीं कि एलिफैटिक में ही है ना? ऐसा नहीं है कि एलिफैटिक में ही है प्यारे बच्चों, ये एरोमेटिक में भी सेम कहानी ऐसी होती है। ठीक है, ठीक है चैंपियंस, पक्का? तो चलिए, मैकेनिज्म हमें बात ही नहीं करनी, तो चलो अभी वीडियो को यही पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतना आप रिवाइज कर ले, मिलता हूँ जल्दी। जय श्री राधे, नमस्कार, नमस्कारम। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश भी रहिए।